नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का जो 13 नंबर का जो चैप्टर है, अर्थात दोष उपक्रमणीय अध्याय के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट उसमें देखेंगे, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पहला पॉइंट इससे पहले लेक्चर में बात किया था, और दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर इन सब से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो सेकंड इसमें इस लेक्चर का जो पहला पॉइंट क्या है, शुद्ध और अशुद्ध चिकित्सा के लक्षण। अर्थात शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध का मतलब एक्यूरेट और अशुद्ध का मतलब इनएक्यूरेट ट्रीटमेंट के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो एक्यूरेट ट्रीटमेंट क्या है, इनएक्यूरेट ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में आचार्य वाग्भट ने क्लियर कट बताया है। तो क्या बताया, शुद्ध चिकित्सा किसे कहेंगे, या चिकित्सा की परिभाषा की बात करते हैं तो श्रेष्ठ चिकित्सा क्या होती है। तो यहाँ पर देखेंगे क्लियर कट कहा है, प्रयोग समयेत व्याधिम एकम यो अन्यम उदरियेत न असो विशुद्ध शुद्धस्तु संयोदो न कोपयेत। तो यहाँ कामा है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर बोला गया प्रयोग। प्रयोग का मतलब चिकित्सा, मतलब जो चिकित्सा, मतलब प्रयोग का मतलब होता है चिकित्सा, ठीक है ना। जो चिकित्सा समयेत, समयेत का यहाँ छोटा सा रहेगा, जो चिकित्सा एक व्याधि का शमन करे, यहाँ ये रहेगा समयेत व्याधि एक, जो चिकित्सा एक व्याधि का शमन करे, है ना। तो बात को समझिए, प्रयोग मतलब जो चिकित्सा समयेद व्याधिम एकम, तो वह चिकित्सा या जो चिकित्सा शमन करती है या व्याधि का हरण करती है, एक व्याधि का तो शमन करती है, नाश करती है, लेकिन यो अन्यम उदीरियेत, अन्य व्याधि को उदीरण कर देती है या अन्य व्याधि को उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि शुद्ध चिकित्सा मतलब वह चिकित्सा जो समयेद एक व्याधि एकम, अर्थात एक व्याधि का तो शमन कर देती है, लेकिन यो अन्यम उदीरियेत, दूसरे साथ ही साथ किसी अन्य व्याधि को उत्पन्न कर देती है। उदीरण का मतलब उसको उत्पन्न कर देती है। ना असो विशुद्ध, वह शुद्ध विशुद्ध अर्थात श्रेष्ठ चिकित्सा नहीं है। तो श्रेष्ठ चिकित्सा वह नहीं है जो कि एक व्याधि को समाप्त करे, शमन करे और दूसरी व्याधि को उत्पन्न करे। तो श्रेष्ठ चिकित्सा होती क्या है, या श्रेष्ठ चिकित्सा किसे कहेंगे, या शुद्ध चिकित्सा किसे कहेंगे। विशुद्ध मतलब शुद्ध चिकित्सा या श्रेष्ठ चिकित्सा। तो शुद्ध चिकित्सा क्या है, श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, शुद्धस्तु समयेद्यो, शुद्धस्तु अर्थात श्रेष्ठ चिकित्सा या शुद्ध चिकित्सा वो है जो कि एक व्याधि को शमन करे, शुद्धस्तु समयेद्यो न कोपयेत, और दूसरी व्याधि को भी उत्पन्न न करे। अर्थात शुद्ध चिकित्सा या श्रेष्ठ चिकित्सा वही है जो एक व्याधि का तो शमन करे लेकिन दूसरी व्याधि को उत्पन्न न करे, यही श्रेष्ठ चिकित्सा है। बात क्लियर। आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, दोष गति या दोषों की गति। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में दोष गति है, सिंपल देखेंगे दोष गति। दोष गति या सिंपली हम इसको तोड़ेंगे तो दोषों की गति। दोषों की गति अर्थात दोषों का एक शरीर में निश्चित स्थान बताया गया है। तो दोष सामान्यतः कोष्ठ में होते हैं। कहाँ रहते हैं, कोष्ठ में रहते हैं। तो कोष्ठ मतलब अमाशय पक्वाशय इत्यादि ये कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कोष्ठ वाले चैप्टर में पढ़ा है कोष्ठ क्या क्या होते हैं। तो उन जगहों पे दोष सामान्यतः पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, हमारे अहित आहार विहार की वजह से ये दोष क्या होता है, प्रकोपित होकर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान हो जाते हैं, तो उनकी गति हो जाती है। जैसे एक कटोरे में फ्लूइड भरा हुआ, उसमें किसी कारण से अन्य एक्स्ट्रा फ्लूइड भर देंगे तो क्या होगा, पानी बहेगा, इधर उधर भागेगा। उसी तरह से शरीर में है, जो कोष्ठ में जो दोष होते हैं वो किसी भी कारणवश से अर्थात अहित आहार विहार की वजह से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। तो यहाँ पर गति दो प्रकार की होती है। तो पहला है कि दोष अगर कोष्ठ से शाखा का मतलब शाखा, अस्थि, संधि, मर्म इत्यादि में, तो कोष्ठ से शाखा आदि में जा रहे हैं, तो पहला गति क्या है, दोषों की गति पढ़ रहे हैं। तो पहला गति हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप ए दे देंगे। ए का मतलब पहला हो गया, दोषों का कोष्ठ से शाखा आदि में जाने का कारण। भाई दोष जो है कोष्ठ से शाखा आदि, शाखा का मतलब शाखा, मर्म, अस्थि, संधि इत्यादि में जा रहे हैं, तो इसके कुछ न कुछ तो कारण होंगे। तो यहाँ 4 कारण बच्चों, चारों कारणों को हम लोग श्लोक के माध्यम से तो याद नहीं करना है, बट श्लोक के माध्यम से हम लोग को पढ़ लेना है, लेकिन उन 4 कारणों को 1 by 1 याद कर लेना है। तो देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो पहला है व्यायामात। पहला पॉइंट क्या है,
व्यायामात, किसका हम लोग पढ़ रहे हैं? तो दोष जो है कोष्ठ से शाखा में जा रहे हैं। कोष्ठ मतलब अपने स्थान से किसी अन्य स्थान में जा रहे हैं, तो किन कारणों से जा रहे हैं? तो पहला पॉइंट है व्यायामात। व्यायाम का मतलब अत्यधिक परिश्रम करने से, अधिक व्यायाम करने से। अगर हम लोग सामान्य व्यायाम करें तो दोष प्रकोपित नहीं होते हैं। अगर अब व्यायाम का जो प्रमाण होता है उससे एक्सरसाइज कर ले तो कहीं ना कहीं दोष अत्यधिक मात्रा में कुपित हो जाती हैं। तो अत्यधिक व्यायाम करने से, व्यायामात मतलब अत्यधिक व्यायाम करने से, ध्यान दीजिएगा सामान्य व्यायाम नहीं है, अत्यधिक व्यायाम करने से। दूसरा है उष्मणस्तैक्षणयात्, तो उष्मा की तीक्ष्णता से। हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग खाना जब पकाते हैं तो कहते हैं ना कि एक मीडियम फ्लेम पर हम लोग का चावल और दाल और सब्जी पकती है। बट अगर बहुत तेज फ्लेम कर दे, हाईएस्ट फ्लेम पे कर दे, अगर उसको न चलाए तो क्या हो जाएगा? जल जाता है। जलने का मतलब कच्चा रह जाता है, एक साइड से जल जाएगा, दूसरी साइड से कच्चा रहेगा। तो वही बोल रहा है कि तैक्षणयात्, उष्मण तैक्षणयात् अर्थात अग्नि की तीक्ष्णता से। अग्नि की तीक्ष्णता होने के बाद भी क्या होता है कि आम की उत्पत्ति होती है। आम दोष, भोजन पचता नहीं है तो उससे क्या होगा? दोष कुपित हो जाएंगे, वात पित्त कफ कुपित हो जाते हैं। तो ये दोष जो होते हैं कोष्ठ से शाखा इत्यादि में जाते हैं। तो पहला है अत्यधिक व्यायाम करने से, दूसरा उष्मणस्तैक्षणयात् अर्थात अत्यधिक उष्मा की तीक्ष्णता से, जठराग्नि की तीक्ष्णता से। तीसरा पॉइंट क्या है? अहित आचरणापि। अहित आचरणापि मतलब कि हमारे जो दिनचर्या होती है, हम लोग का आचरण बहुत अच्छा नहीं है। अहित का मतलब खाना खाने के बाद कहते हैं ना कि बहुत ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से भोजन पाक में कोई समस्या आए, पचने में कोई समस्या आए। अगर खाना खाने के बाद हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खाना पचेगा नहीं, अपच हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अहित आचरण तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि द्रुतत्व मारुतस्य, वायु का कोप होने से। द्रुतत्व मारुतस्य मतलब वायु का कोप होने से। ये चार कारण हैं जिसकी वजह से कोष्ठ शाखास्थि मर्माणि, तो दोष जो होते हैं कोष्ठ से शाखा, शाखा का मतलब बहिर्मार्ग, मर्माणि मतलब कि मध्यम मार्ग इत्यादि में, मतलब मर्म अस्थि संधि इत्यादि में जाती है, दोषा यान्ति। तो ये कुछ कारण बताएं जिसकी वजह से जो दोष होते हैं कोष्ठ से शाखा आदि में, शाखा से, कोष्ठ से शाखा मर्म अस्थि संधि में जाते हैं। तो चार कारण कौन कौन से? व्यायाम मतलब अत्यधिक व्यायाम करने से, उष्मा की तीक्ष्णता है, तीसरा अहित आचरण है, और चौथा है हम लोग का वायु का कोप होने से, द्रुतो मारुतस्य अर्थात वायु के कोप होने से। तो ये तो बात हो गई कि दोषों का कोष्ठ से शाखा में जाने का कारण हो गया। अब बात आती है कि दोष जब कोष्ठ से शाखा में चले गए हैं तो उनको शाखा में चले गए तो शाखा से पुनः कोष्ठ में भी लाना है, क्योंकि कोष्ठ में लाएंगे अगर मान लीजिए दोष बढ़ भी गए हैं, उनको बमन विरेचन के द्वारा निकालना। तो जब शरीर में पंचकर्म कराया जाता है तो अगर देखते हैं दोषों की स्थिति क्या है। दोषों की स्थिति अगर कोष्ठ में ही है, ज्यादा मात्रा बढ़ा हुआ तो उसको डायरेक्ट बमन करा देते हैं। लेकिन अगर दोष अधिक मात्रा में बढ़े हुए हैं और दोष कोष्ठ में ना होकर शाखा में है तो क्या करते हैं? पहले शाखा से कोष्ठ में ले आते हैं। तो यही गति बोल रहा है, दोषों का शाखा आदि से कोष्ठ में जाना। शाखा आदि मतलब शाखा मर्म अस्थि संधि से पुनः कोष्ठ में ले आना। तो ये दूसरी प्रकार की गति है। तो अभी तक था कोष्ठ से शाखा में चार कारण थे जाने के। अब दूसरा कारण है कि अगर शाखा से कोष्ठ में लाना है, अगर उनको चिकित्सा कराना है, दोषों को निकालना है, चाहे बमन कराना, चाहे विरेचन कराना, चाहे नष्ट कराना हो, तो उनको शाखा मर्म अस्थि संधि से कोष्ठ में लाना पड़ेगा। उसके 5 कारण हैं। तो 5 कारण कौन कौन से? बहुत ही आसान है। तो देखेंगे, तथा तेभ्यम स्रोतोमुख विशोधनात्। तो पहला कारण क्या है कि दोष शाखा से कोष्ठ में आएगा तो उसका पहला कारण क्या है? पहला हम जो चिकित्सा अप्लाई करते हैं, स्रोतोमुख विशोधनात् अर्थात स्रोत जो बंद हुए स्रोतस होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो स्रोतस के मुख बंद हो जाते हैं, स्रोतो अवरोध होता है, उसके खोल देने से स्रोतों को ओपन कर देंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि किसी पाइप में अगर काई जम गई है, गंदगी जम गई है, तो उसको अगर ब्लॉकेज है हटा देंगे तो ऑटोमेटिक फ्लो जाएगा, होता रहेगा। तो कहीं के स्रोतों के मुख को शोधन करने से, विशोधन करने से, साफ कर देने से दोष जो होते हैं शाखा से कोष्ठ में स्वतः चले जाएंगे। ये पहला कारण है। दूसरा कारण देखेंगे वृद्ध्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वृद्ध्या। तो वृद्ध्या का मतलब दोष का जो प्रमाण है वो बढ़ा देने से। ये बात नहीं समझ में आ रहा कि दोष को प्रमाण बढ़ाने से कैसे दोष शाखा आदि से कोष्ठ में चले जाएंगे। तो इसका एग्जांपल हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि जैसे हम लोग क्रिकेट बचपन में खेलते थे, आज भी देखते होंगे
कि किसी आप अपने कॉलोनी या घर के बाहर अगर थोड़ी नाली होती है, अगर उस नाली में गेंद फंस गई है, नाली में गंदा पानी होता है, तो उस गंदे पानी में गेंद अगर फंस गई है तो क्या करते हैं आप लोग कि पानी कम होता है तो उसमें क्या करते हैं, पानी और बढ़ा देते हैं। तो गंदा पानी में आपने पानी और बढ़ा दिया, अर्थात दोष के प्रमाण को आपने बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से क्या होगा कि ऑटोमेटिक पानी बह जाता है, तो आप गेंद को निकाल लेते हैं। तो वही कह रहा है वृद्ध्या, दोष को बढ़ा देने से। तीसरा पॉइंट है अभिषंदनात्। अभिषंदनात् का मतलब होता है कि दोषों का विलयन करने से, दोष अगर जम गए हैं, दोष अगर घन की अवस्था में जम गए हैं तो उनको क्या करना, विलयन करना, पिघलाना है, विलयन, तो उनको पिघलाना है। विलयन करने से क्या होगा, दोष स्वतः शाखा से कोष्ठ में चले आएंगे। उसके बाद देखेंगे पाकात। पाकात का मतलब चौथा पॉइंट है कि दोष अगर दोष आम की वजह से है, दोष अपक्व कंडीशन में, तो उसका पाक कर देंगे, उनका पाक कर देंगे तो स्वतः ही ये शाखा से कोष्ठ में चले आएंगे। उसके बाद देखेंगे लास्ट पॉइंट है वायुष्य निग्रहात्। वायुष्य निग्रहात् जो देखेंगे पहला कारण था यहाँ पर द्रुत मारुतस्य अर्थात वायु कुपित होने की वजह से दोष जो है कोष्ठ से शाखा में चले गए थे। अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए, वायु का निग्रह अर्थात वायु को कंट्रोल कर लिया जाए, इनका जो प्रकोप था उनका प्रकोप को शमन कर दे वायु के, तो कहीं न कहीं दोष ऑटोमेटिक जो कोष्ठ से शाखा में गए थे वो शाखा से कोष्ठ में चले जाएंगे। तो ये 5 कारण आपने देख लिया कि किस तरह से दोष जो होते हैं शाखा से कोष्ठ में चले आएंगे। उसके बाद हम लोग पंचकर्म की क्रिया अपनाते हैं। उसके बाद देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर एक पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ आम। कॉन्सेप्ट ऑफ आम, आम क्या है? सामान्यतः आपके पेपरों में पूछा जाता है कि आम के बारे में लिखिए, या आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि आम क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आम का मतलब बताते हो कि कच्चा अर्थात जो पका न हो, यही होता है ना। आम का सामान्य अर्थ क्या होता है कि जो पका न हो। आम का मतलब कोई भी फूड हो, क्या ही भोजन हो जो कच्चा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आम। अब कोई चीज पाक नहीं हो रहा तो उसका क्या कारण है या उसका क्या डिफिनेशन, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे आम का लक्षण या इसको बोलते हैं परिभाषा। आम का लक्षण या परिभाषा, तो आपको ये चीजें रटनी है, ये श्लोक रटनी है बच्चों, ये श्लोक रटनी है, रट लीजिएगा। ये फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल प्राप्त तक हर जगह ये काम आएगा। तो श्लोक कैसे रटना है, उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्ट अमाशय गतम रस आमम प्रचक्षते। तो ये इस तरह से श्लोक आपको रट लेना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है। एग्जाम में चाहे रचना हो, चाहे क्रिया हो, चाहे संहिता हो, कहीं न कहीं आपका हर जगह ये पूछा जाता है आम से संबंधित, कॉन्सेप्ट ऑफ आम। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं, जो भी खाना खाएंगे तो खाने का पाचन कब होता है, जब हम लोग की जो पाचन करता है तो हम लोग की जो जठराग्नि होती है, जो बाइल जूस होते हैं, जो एक तरह से डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में है या उनकी प्रॉपर इंटेंसिटी होती है तभी तो वो पाचन करेंगे। अगर कहते हैं ना कि भूख नहीं लगी है, पाचन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो डाइजेस्टिव जूसेस है प्रॉपर मात्रा में काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बोला गया है। तो पाचन के लिए क्या जरूरी है, जठराग्नि या अग्नि। तो पाचक अग्नि अगर अपने प्रमाण में है तब तो अच्छा पाचन करेगी, अगर उसको अल्प बल है या मंदाग्नि है तो कहीं न कहीं ये आम की अवस्था होगी, पाचन नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे उष्मणो अल्प बलत्वेन, उष्मा मतलब जठराग्नि की बात कर रहा है, अग्नि की बात कर रहा है। अगर अग्नि जो है भोजन को पचाने वाली अग्नि क्या है, अल्प बल है अर्थात मंदाग्नि है। अल्प बल का मतलब अपने प्रमाण से कम है अर्थात भोजन को पचाने में सक्षम नहीं है। अगर उष्मा अर्थात जठराग्नि या अग्नि जो है अल्प बल है तो क्या होगा कि जो भोजन के जो अपक्व रूप से जो निर्माण होगा, जो रस धातु माध्यम पाचतम, जो मतलब पाचन प्रॉपर तरीके से पाचन न होने की वजह से ये जो रस निर्माण होता है, दुष्ट आमाशय गतम, आमाशय में जाकर दूषित जो रस होता है आमाशय में जाकर आम की संज्ञा को प्राप्त करता है, इसी को आम कहते हैं। अर्थात हम लोग देखते हैं कि जो भी खाना खाया जाता है उस पर जब प्रॉपर जठराग्नि क्रिया होती है, जठराग्नि क्रिया होने के बाद जो आहार रस का निर्माण होता है उसको तो आहार रस कर दिए, लेकिन जो आहार रस अगर ये अपक्व है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। आम आहार मतलब कि जो आम आहार रस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे ये तो हो गया वाग्भट के मत से, लेकिन अन्य के मत से, वाग्भट संहिता में ही किसी अन्य के मत से क्या बोला गया,
अन्य दोषभ्य एवं अतिदुष्टभ्यो यो अन्योन्य मूर्छतान को द्रव्यो विषस्येव वदन्त्यस्य आमस्य संभव। तो यहाँ पर अन्य मतलब अन्य के मत से क्या है कि आम की परिभाषा अन्य के मत से क्या है, दो सभ्य एवं अति दुष्टेभ्यो, एवं अति दुष्टेभ्यो दोष, अर्थात दोषों के अति दूषित दोषों के अति अत्यधिक मात्रा में दूषित दोषों के यो अन्योन्य मूर्छतान, मूर्छतान मतलब परस्पर मिलने से, अन्योन्य का मतलब परस्पर, अत्यधिक मात्रा में दूषित दोषों के परस्पर आपस में मिलने से आमस्य संभवान, आम की उत्पत्ति होती है, ये अन्य का मत है। किस तरह से, उन्होंने एक उपमा दिया है, को द्रव्यभ्यो विषस्य, जिस प्रकार से कोद्रों से, कोदो से, एक फल होता है कोदो, एक फल होता है कोदो, जिस प्रकार से कोदो से विष की उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार से कोदो से या कोद्रव जिसको बोलते हैं, कोदो से विष की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से अति दूषित जो दोष होते हैं उनके परस्पर आपस में मिलने की वजह से क्या होता है कि आम की उत्पत्ति होती है। तो ये तो बोला आम के बारे में अन्य के मत से। अब देखेंगे साम, आम के, हम लोगों ने आम को जान लिया तो आपको साम को भी जानना है। तो साम, आम के बाद साम का लक्षण क्या है, तो साम किसे कहते हैं, आम और साम आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। फिर देखेंगे साम का लक्षण क्या है, आमीन तेन संपृक्ता दोषा दुष्याश्च दूषिता सामा इति उपदिष्टन्ते ये च रोगास्तद उद्भवा। तो यहाँ पर बोला गया है आमीन तेन, तेन का मतलब इस आम से, तेन का मतलब होता है इस, आमीन मतलब आम से, इस आम से मिलकर, मतलब जो आम से जो हम लोगों ने यहाँ आम का निर्माण किया, आम रस का निर्माण किया, मैंगो वाला नहीं आम रस, ये आम रस भोजन के अपक रूप से पचने से जो आहार रस बना वो आम हो गया। तो उसके तीन आमीन, इस आम रस, इस आम के संपृक्ता मतलब होता है मिलने से, संपृक्ता मतलब मिलने से, मिलने से क्या होता है कि दोष अर्थात वातादि दोष, दोष का मतलब वात पित्त कफ, वातादि दोष, वातादि दोष, वातादि दोष और दूसरे का मतलब होता है कि धातुएं अर्थात रस रक्तादि धातुएं, वातादि, इस आम के मिलने से वातादि दोष एवं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जो 7 धातुएं हैं ये दूषित होकर क्या कहलाती हैं, साम, सामा इति उपदिश्यन्ते, साम कहलाती है। क्या कहलाती है, आम के मिलने से दूषित हुए वातादि दोष एवं दूषित हुए जो रस रक्तादि धातुएं क्या कहलाती है, साम कहलाती है। तो जो आम होता है वो दोषों के मिल जाएगा तो साम दोष कहलाएगा, धातुओं को मिल जाएगा तो साम दोष से कहलाएगा, तो उसी को हम लोग साम बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर इनके द्वारा जो रोग उत्पन्न होगा ये च रोगास्तद उद्भवा, और इनके द्वारा जो रोग उत्पन्न होगा उसे ही हम लोग साम रोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, साम रोग, साम रोग कहेंगे। साम रोग का एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे साम ज्वर हो गया, साम ज्वर हो गया, इस तरह से ये चीजें हम लोगों ने क्लियर कट देख लिया। उसको देखेंगे साम के लक्षण हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, तो कहीं ना कहीं अब जानेंगे कि आम तथा निराम दोषों के लक्षण, आम तथा निराम दोषों के लक्षण हम लोग कैसे देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे स्रोतो अवरोध, तो यहाँ पर आम और निराम कैसे पहचानेंगे कि साम है कि निराम है। साम का मतलब कि आम से युक्त 100 प्लस आम, साम का मतलब शाब्दिक अर्थ कहता है 100 प्लस आम, अर्थात आम के साथ दोष होगा तो साम दोष हो जाएगा और धातु होंगे तो साम धातु हो जाएगी। तो देखेंगे आम के साम के लक्षण क्या होंगे, स्रोतो अवरोध, स्रोतस का अवरोध हुआ रहेगा। उसके बाद देखेंगे बल भ्रंश, तो यहाँ पर इसको इस तरह से हम लोग बताते हैं। पहला पॉइंट है स्रोतो अवरोध हो रहा होगा साम के लक्षण की वजह से, बल भ्रंश हो जाएगा, अब बल की कमी आ जाएगी तो खाना पचेगा नहीं, तो आपको बल कहाँ से मिलेगा। गौरव, शरीर में भारीपन रहेगा, भोजन नहीं पचता तो आप महसूस कर सकते हैं, गौरव भारीपन रहेगा। अनिल मूढ़ता, वायु बिगुड़ हो जाएगी, वायु का अवरोध हो जाएगा। तो देखते होंगे खाना पचता नहीं है तो गैस भी अच्छे से पास नहीं होती है, क्योंकि फ्लैट फीकल मतलब पेट साफ नहीं होगा तो वो भी पास नहीं होगा। आलस्य, आलस्य तो रहेगा। अपक्ति, अपक्ति मतलब भोजन का पाचन अच्छे से होगा ही होगा नहीं।
निष्ठीवन, ऐसा मन करेगा बार बार मुख से थूक आएगा, अर्थात जैसे लगता है वोमिटिंग अब हो जाएगी, नौजिया कंडीशन में रहेगी। मल संग, मल का संग रहेगा अर्थात पेट साफ नहीं रहेगा, मल का अवरोध रहेगा। उसके बाद देखेंगे अरुचि है और क्लम है। अरुचि मतलब भोजन में खाने की इच्छा नहीं होगी। क्लम इत्यादि जो लिंगम मला नाम सामम, ये साम मलों के लक्षण है। लिंग मतलब लक्षण, ये साम के लक्षण होते हैं। लेकिन आम के लक्षण क्या है, सॉरी निराम के लक्षण, निरामाणाम विपर्य, जो निराम होता है वो साम के विपरीत होता है। साम के विपरीत कैसे होगा, जैसे स्रोतो अवरोध है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, स्रोतस अवरोध नहीं रहेगा। बल भ्रंश है तो बल की कमी नहीं होगी अर्थात शरीर में पूर्ण बल होगा। और गौरव है तो शरीर में गौरव ने भारीपन है, शरीर में हल्कापन रहेगा। तो इसके जस्ट विपरीत निराम के लक्षण है। तो जो साम के लक्षण है उसके जस्ट विपरीत निराम के लक्षण आचार्य वाग्भट ने बताया है। इस तरह से हम लोग का ये पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने लोगों के बीच में शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।